हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे UPSC 2020 टेस्ट सीट, ठीक है। और ये विजन IAS की आप लोग टेस्ट सीट देख सकते हैं। टेस्ट सीट नंबर ये फर्स्ट है, जो हमारी 21 के लिए चलाई गई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे करंट भी इशू हैं इसमें, और जो रिलेटेड मुद्दे थे पॉलिटी के, वो सारे मुद्दे इसमें हैं। और ये पॉलिटी का पूरा टेस्ट है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो आई होप ये हमारा डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग आंसर भी बता सकते हैं, और अगर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना हो तो वो भी मैं टाइम देता हूं। तो अब आप अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने आप से भी, और स्कोर जो भी है आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो इससे पहले हम लोगों ने 2020 के जितने भी लॉन्च हुए हैं सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वो भी सारे हम लोगों ने टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारे फुल GS के टेस्ट थे वो सारे सॉल्व कर लिए हैं, और अभ्यास टेस्ट भी हमने 2 सॉल्व कर लिए हैं। अभी तक उसका कोई PDF थर्ड वाले का हमको नहीं मिला है अभ्यास टेस्ट का, वरना मैं अभ्यास टेस्ट ही सॉल्व करवाता। तो अभ्यास टेस्ट जैसे ही मिलता है मैं आपको लोगों को करवाता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए ये भी कर लेते, ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया है कि संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारतीय राज्य के पंथनिरपेक्ष चरित्र को प्रदर्शित करते हैं। तो कौन से जो है मतलब पंथनिरपेक्ष चरित्र को प्रदर्शित करते हैं। तो फर्स्ट है कि उद्देशिका है, सेकेंड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, सी है हमारा थर्ड है कि मूल कर्तव्य हैं, और मूल अधिकार हैं। तो देखो इसमें देखो उद्देशिका है, और जो नीति के निर्देशक तत्व यानी DPSP हैं, और मूल अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं। इनको इंक्लूड किया गया है पंथनिरपेक्ष मतलब राज्य के पंथनिरपेक्ष चरित्र के रूप में। लेकिन जो ये मूल कर्तव्य होते हैं ये पंथनिरपेक्ष चरित्र के नहीं होते हैं। ये आपको जो भारत के नागरिक होते हैं उनके व्यक्तिगत कर्तव्य होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये उनमें शामिल नहीं है। तो हमारा 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही हो गया, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि महान्यायवादी यानी AG यानी अटॉर्नी जनरल का पद भारत के संविधान द्वारा सृजित किया गया है, ठीक है। और सेकेंड है कि महान्यायवादी के निजी विधिक अभ्यास को निषिद्ध किया गया है, यानी मतलब इसका विरोध किया गया है। और थर्ड है कि महान्यायवादी मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि संविधान में इसके पद के लिए कोई विशेष उल्लेख नहीं है इसका। तो ये जब तक जो है राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक ये अपने पद पर रह सकता है, और ये संवैधानिक पद है। इसका जो है आर्टिकल 76 में पूरा प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। और ये जो इसके सामान्य जो देखने को मिलेगा निजी अभ्यास होते हैं उनको जो है इनको निषिद्ध नहीं किया गया है, उसके लिए इनको छूट दी गई है, ठीक है। ये प्रैक्टिस प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी निजी कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिस करेंगे या किसी को जो सलाह देंगे वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस आधार पे ये मतलब कर सकते हैं। तो हमारा 1 और 3 मतलब स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 53। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। सेकेंड है कि ये केवल कोई महिला ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हो सकती है। और थर्ड है कि यह महिलाओं के एक बृहद निकाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित अभियोगों को वित्त पोषित कर सकता है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि महिलाओं के एक बृहद निकाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित अभियोगों को वित्त पोषित कर सकता है। लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा अनिवार्य प्रोविज़न नहीं किया गया है कि ये मतलब केवल महिला ही होगी। इसका महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये गैर संवैधानिक नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा एक स्टेचुअरी बॉडी है, ठीक है, यानी बिल बनाकर की गई है। ये मतलब एक राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट आया था 1990 का, उसी के अंतर्गत 1992 में जो है इसका महिला आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इसमें एक मतलब अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव इसमें देखने को मिलता है। तो टोटल 6 मेंबर मतलब 7 मेंबर बॉडी है, ठीक है। तो हमारा इसमें केवल थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 54। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों के संबंध विभिन्न प्रावधानों में प्रयुक्त राज्य की परिभाषा निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो राज्य की परिभाषा में मतलब मूल अधिकारों में जो राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में, ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है कि
किसको उसके अंतर्गत रखा गया है। तो फर्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, ठीक है, पब्लिक जो सेक्टर बैंक है। और उसके बाद सेकेंड है कि विद्युत बोर्ड हैं और जिला बोर्ड हैं, तो जिला योजना बोर्ड है, तो तीनों को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जैसे राज्य के जो कोई भी बॉडी होती है और स्टेट सेंटर की कोई बॉडी होती है, तो उन सबको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो फर्स्ट है कि महात्मा गांधी, बी है हमारा जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है M.N. राय। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। M.N. राय द्वारा जो है 1934 में ये सबसे पहले संविधान सभा का जो है के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 56, इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा पद साइटोकाइन स्टॉर्म संबंधित है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन है हमारा प्रतिरक्षा कोशिकाओं के अत्यधिक निर्माण से, ठीक है। सेकेंड बी है कि हीमोफीलिया रोगियों में अत्यधिक रक्तस्राव से, सी है ग्लूकोज के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण शर्करा में वृद्धि से, और डी है कि ऑक्सीजन स्तर में कमी के कारण हाइपोक्सिया स्थिति उत्पन्न होने से। तो हमारा देखो ए वाला ऑप्शन सही है। ये जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं के अत्यधिक निर्माण से ये साइटोकाइन स्टॉर्म संबंधित है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि करता है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 57, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसी से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। थर्ड सेकेंड है कि 13 न्यायिक जो अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू से समस्त संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को उन्मुक्ति प्रदान करता है। तो ये गलत है, सभी जो है संवैधानिक संशोधनों से उन्मुक्ति नहीं प्रदान करता है। ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखो क्या क्या शामिल किया जाता है, जैसे गैर संवैधानिक जो विधियां होती हैं, जो जितनी विधियां होती उन्हीं को शामिल किया जाता है, ठीक है। जो मतलब कानून बनाए जाते हैं, तो उसमें देखो पहला हो गया आपका देखने को मिलेगा, जैसे कोई आदेश दिया गया है, नियम बनाया गया, विनियम बनाया गया है, या फिर कोई एक्ट पास किया गया है, ठीक है, या कोई मतलब नया रूल बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो संसद द्वारा कोई या मतलब विधानमंडल, संसद या विधानमंडल के द्वारा कोई एक्ट बनाया गया है, या प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा कोई मतलब आपको देखने को मिलेगा अध्यादेश जारी किया गया था, वो सब इसके अंतर्गत शामिल है। लेकिन अगर जो कोई संविधान संशोधन है जिसे विधि से जिसमें जो कहा गया है कि ये विधि नहीं है, तो उसके अंतर्गत ये उसकी उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है, उससे वो बाहर होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट सेकेंड वाला। फर्स्ट वाला हमारा सही है, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जा सकता है। तो फर्स्ट सेकेंड है कि जो भारत में संघ और राज्य सरकारों को सभी परिस्थितियों में स्वयं से संबंधित विषयों पर अनन्य अधिकार प्राप्त हैं। और सेकेंड थर्ड है कि हमारा स्थानीय सरकारी निकाय को शक्तियों के हस्तांतरण ने भारत में संघवाद की भावना को कमज़ोर कर दिया है। तो ये गलत है, कमज़ोर नहीं किया है। जो स्थानीय सरकारों की निकायों की शक्तियों के हस्तांतरण ने जो है संघवाद की भावना को और मजबूत यानी सुदृढ़ किया है, ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा इसमें गलत हो जाता है। लेकिन जो आपको देखने को मिलेगा इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो सेकेंड में कहा गया है कि भारत में संघ और राज्य सरकारों को सभी परिस्थितियों में स्वयं से संबंधित विषयों पर अनन्य अधिकार है। मतलब राज्य सूची पर देखो कोई भी नियम बना सकती है, देखो हमारी राज्य सरकार, ठीक है। और समवर्ती सूची पर भी अनन्य अधिकार दिए गए हैं, तो मतलब राज्य सूची पर अनन्य अधिकार दिए गए हैं, और समवर्ती पर भी इसके साथ साथ बना सकती है। तो मतलब ये मतलब फ्री है उसके लिए। और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया है, मतलब शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसके बारे में। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 59, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों की विशेषताएं नहीं है। तो फर्स्ट है कि ये असीमित और अनुउल्लंघनीय है, ठीक है। सेकेंड है कि ये केवल राज्य की अनियंत्रित कार्रवाइयों के विरुद्ध
उपलब्ध हैं, और थर्ड है कि ये केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 रिटें जो जारी की जाती हैं जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, ये 226 के अंतर्गत ये रिट जारी करता है। तो ये दोनों हमारे ये इस थर्ड वाला तो स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन जो ये बात कर रहा है फर्स्ट और सेकेंड वाले की, तो इसमें देखो क्या आपको देखने को मिलेगा, इसमें देखो फर्स्ट और सेकेंड गलत है, क्योंकि ये असीमित नहीं है, ये मतलब इसमें सीमित है, क्योंकि जो दिए गए हैं उसमें युक्त निर्बंध लगाए गए हैं, ठीक है। तो और अनुल्लंघनी पर होने पर, मतलब उल्लंघन करने पर उस पर दंड भी दिया जा सकता है उन्हें। तो ये दो स्टेटमेंट गलत है। और अनियंत्रित कार्रवाई के विरुद्ध है राज्य के, तो ये केवल राज्य के विरुद्ध अनियंत्रित कार्रवाई के लिए विरुद्ध नहीं है, ये आपको नागरिकों के लिए भी विरुद्ध है, ठीक है। इनको नागरिकों को अधिकार भी दिया गया है, लेकिन उसके अंतर्गत उन्हें युक्त निर्बंध भी लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। फर्स्ट थर्ड वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, इंडिया INX, मतलब भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है, ठीक है। सेकेंड है कि या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब NSE की सहायक कंपनी है। तो ये गलत है, ये NSE की नहीं, ये BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यह मतलब इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड जो है ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है। ये आपको गुजरात में स्थापित किया गया है गिफ्ट सिटी में, ठीक है। और ये 2000 अभी देखने को मिला है 20 में। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो इसको आप लोगों को देख लेना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये मतलब एक ग्रीन बॉन्ड जारी करता है, ठीक है, गुजरात में उचित है, इसमें ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया गया है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 61। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो मंगल मिशन है, और देश दिए हुए हैं कि किसके किसके कौन से मिशन हैं, उनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि तियानवेन फर्स्ट, तो ये जापान इनसाइट है, ये अमेरिका का है। मार्स एक्सप्रेस है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। तो देखो मार्स यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ये मंगल मिशन है, और इनसाइट जो है अमेरिका का है। लेकिन ये तियानवेन फर्स्ट ये जापान का नहीं है, ये चीन का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 62। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा एक अभियुक्त, यानी एक दांडिक अपराध के मतलब दांडिक जो अभियुक्त होता है, ठीक है, उसको निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों की गारंटी प्रदान की जाती है। तो ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत ऐसा किया जाता है जो गारंटी प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि फर्स्ट वाला कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। सेकेंड है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। और थर्ड है कि कोई भी दंडिक विधि किसी ऐसे कार्य को जो उक्त विधि को लागू होने से पूर्व किया गया हो अपराध घोषित नहीं किया जा सकता, यानी मतलब भूतलक्षी स्तर पर उसे नहीं, किसी जो है नियम को, मतलब कोई एक्ट को या कानून को नहीं लागू किया जा सकता, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है, क्योंकि ये मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार उसके जो है सज़ा दी जा सकती है, ठीक है, दोबारा नहीं दी सकती। और उसे जो है जो अभियुक्त होता है किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए उसका साक्षी नहीं करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ शामिल किए जाते हैं, जैसे पॉलीग्राफी है और DNA टेस्ट है, और ये मतलब कुछ साक्ष्य जो है शामिल किए जाते हैं अगर उसकी सहमति हो तो, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि जो है ये वाला हमारा दांडिक विधि किसी ऐसे कार्य को जो उक्त विधि के लागू होने से पूर्व किया गया हो, ठीक है, अपराध घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश थे। तो पूर्व में कौन कौन से राज्य जो बने हैं, वो उससे पहले कौन कौन से केंद्र मतलब यूनियन टेरिटरी थी, इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट वाला है कि हमारा हिमाचल प्रदेश, सेकेंड है मणिपुर, हिमालय मतलब हरियाणा थर्ड है, और फोर्थ है
त्रिपुरा। ठीक है, तो देखो इसमें हरियाणा जो है ये यूनियन टेरिटरी नहीं था, लेकिन इससे पहले आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों के तीनों यूनियन टेरिटरी आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, तो हमारे ये तीनों 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही हो जाता है, डी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हरियाणा जो है आपको 1966 में बना था पंजाब से अलग होकर। ठीक है, तो ये हमारा जो है कोई यूनियन टेरिटरी कभी नहीं रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इसमें कहा गया है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वतः विकास के अवसर को प्रदान करना। ठीक है, सेकेंड है कि सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। और थर्ड है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को कम करना। और थर्ड है मतलब फोर्थ है कि देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करना। ठीक है, तो कौन से मतलब बताना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के प्रावधान के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो बालकों को गरिमामय वातावरण और स्वस्थ विकास के अवसर की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको शामिल किया गया था इसमें, इसके अंतर्गत जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, उसी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। ये आर्टिकल 39 में आपको देखने को मिलेगा। और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि जो है आर्टिकल 39A जो संशोधन किया गया था वो समान न्याय को बढ़ावा देने और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात करता था। लेकिन ये जो आय में राज्य द्वारा आय में प्रतिष्ठा और सुविधा और अवसरों की असमानता को कम करना, ये जो आर्टिकल 38 में शामिल है। लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा कि इसमें शामिल ये मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें नहीं इसमें किया गया था, ये 44वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। और फोर्थ वाला भी सही है, क्योंकि देश के पर्यावरण और संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रावधान करता है, ये भी आपको 48A में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो DPSP के अंतर्गत ये 42वें संविधान संशोधन के तीनों जो है आपको देखने को मिलेंगे, ये प्रोविज़न जोड़े गए थे। तो हमारा जो 1, 2 और 4 मतलब 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही हो गया, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 65। इसमें कहा गया है कि संसद में प्रयुक्त बहुमत के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बहुमत के प्रकार दिए हुए हैं और उनकी आवश्यकता किस प्रोविज़न के लिए है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि साधारण बहुमत तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प है। तो ठीक है, पूर्ण बहुमत तो उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार करना। और विशेष बहुमत राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन करना। तो देखो विशेष बहुमत से ये नहीं किया जाता है, ये आपको साधारण बहुमत से देखने को मिलेगा। ठीक है, जो राज्यों में विधान परिषदों और उनका उत्साधन और उत्सर्जन किया जाता है, ये आर्टिकल 169 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, साधारण बहुमत से। और पूर्ण बहुमत से तो ये फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि ये देखने को मिलेगा ये साधारण बहुमत से नहीं, पूर्ण बहुमत से जो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में हटाने की प्रक्रिया का संकल्प होता है, ये पूर्ण बहुमत से होता है। और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जो विस्तार किया जाता है संसद द्वारा, ये भी जो है आपको साधारण बहुमत से देखने को मिलता है, ना कि पूर्ण बहुमत से। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो तीनों के तीनों गलत हैं और गलत पूछे गए हैं, कौन सा इसमें गलत है, तो तीनों गलत हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, तीनों के तीनों गलत हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है 66। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी PM केयर फंड के बारे में बताना है कि कौन से कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि प्रधानमंत्री PM केयर फंड के पदेन अध्यक्ष हैं। ठीक है, और सूचना का अधिकार सेकेंड स्टेटमेंट है, सूचना का अधिकार यानी RTI के तहत मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है। ठीक है, और थर्ड है कि PM केयर फंड में किए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के रूप में माना जाएगा। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, जो PM केयर फंड में किए गए दान को कंपनी के अधिनियम 2013 के तहत निगमित जो हमारा CSR होता है, ठीक है, निगमित जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको जो है इसमें शामिल कर लिया जाएगा, जो भी दान किया जाएगा इसमें। ठीक है, और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि PM केयर फंड के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसे RTI के अंतर्गत जो है सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं घोषित किया गया है। इसे जो है RTI डालकर इसकी हम सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक और 3 स्टेटमेंट सही है। और हम आप लोगों के लिए आज के लिए क्वेश्चन है कि PM केयर फंड के बारे में जितना भी आप लोगों को पता है पूरा डिटेल में
आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, क्योंककि बहुत ही न्यूज़ में रहा था, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा इसमें दान किया, सब लोगों को सब लोगों ने उसमें दान किया कि जो कोविड-19 की राहत जो के लिए जो कुछ दिया गया था, ये फंड जुटाया गया था, ठीक है। लेकिन जब वही इंसान अब उसके लिए आरटीआई मांगकर ये पूछ रहे हैं कि उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया गया, तो ये लोग बताते हैं कि ये मतलब पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसके अंतर्गत इसको आरटीआई के अंतर्गत इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। तो बहुत न्यूज़ में था, बहुत ही ज़्यादा इशू रहा है मुद्दा, ठीक है। तो जो है इसका जो है पूरा डिटेल आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, जितना भी पता हो। और कल एक संदीप जी ने मतलब मेरे नाम को जो है उन्होंने ऊंचा कर दिया। मेरा भी नाम संदीप है और वो भी संदीप जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया था, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं, इतना जब डिटेल में आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों का उस ये मतलब उससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस फिर बिल्कुल 99% उससे सही क्वेश्चन होता है, आपको 10% जो है वो गलत होने के चांस रहते हैं, जो अगर कोई क्वेश्चन आप लिख देते हैं, ठीक है। तो उसको ज़रूर कीजिए आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 1 और 3 इसमें स्टेटमेंट सही हो गया, तो डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें कहा गया है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। सेकेंड है कि संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यताओं को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। और थर्ड है कि करों के शुद्ध आगमों को निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण है। तो देखो इसमें जो कहा गया है कि ये अंतिम प्राधिकरण है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो शुद्ध आगमों को निर्धारित करने का अंतिम जो प्राधिकरण है, ये कैग का काम होता है, ना कि जो है इसको तो केवल रिकमेंडेशन देने का मतलब काम करता है। ये रिकमेंड करता है कि जो हमारे राज्य और केंद्र के जो कर हैं उनका रिकमेंडेशन करता है कि कैसे उनका विभाजन किया जाए। सरकार माने या ना माने वो सरकार पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये सलाहकारी प्रकृति के होते हैं, तो हमारा ये वाला गलत है। और ये हमारा फर्स्ट सेकेंड वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें संविधान में कोई जो है जो आपको देखने को मिलेगा वित्त आयोग के संबंध में कोई प्रोविज़न जो है नहीं किया गया है। उसमें इसके अंतर्गत एक एक्ट बनाया गया था, ठीक है। जो एक्ट बनाया गया था जो वित्त आयोग विधिक प्रावधान एक्ट 1951 का, उसके अंतर्गत इनकी योग्यताओं का जो है उसमें वर्णन किया गया है, ना कि संविधान में, ठीक है। तो हमारा ये भी गलत है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत सही है हमारा, क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसे जो है एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन जो है प्रत्येक 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, यानी ICOMOS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो मॉन्यूमेंट एंड साइट है, जो काउंसिल इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट, तो यह है एक फर्स्ट है कि यह विश्व भर में पुरातात्विक विरासत के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। सेकेंड है कि यह विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत हेतु यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय है और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें देखने को मिलेगा ये जो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका जो आपको देखने को मिलेगा मुख्यालय जो पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, ठीक है। सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत हेतु यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय है ये। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, ये अंतर सरकारी निकाय नहीं आपको देखने को मिलेगा, ये एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। और ये पुरातात्विक विरासत के संरक्षण और वास्तुकला के संरक्षण की बात करता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 69 इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उद्देशिका संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और सेकेंड है कि उद्देशिका में अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया है और बेरूबरी संघवाद है जो में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिए गए उद्देशिका संविधान के एक भाग हैं। तो ये गलत है। जो बेरूबरी वाद में ये निर्णय दिया गया था कि
जो प्रस्तावना यानी उद्देशिका है ये आपको देखने को मिलेगा। संविधान का भाग इन्होंने कहा था कि ये नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आया था केशवानंद भारती केस 1973 का, ठीक है, उसमें जो है इसे इसका भाग माना गया था, ठीक है, मतलब संविधान का भाग माना गया था। और इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1976 में, जिसमें जो है 3 वर्ड जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो हमारा ये भी गलत हो गया। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया मतलब प्रस्तुत किया गया था, उसी पर आधारित है। और ये 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उद्देशिका सामाजिक समानता स्थापित करता है, ठीक है, और यह संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये गलत है, ये मतलब भाग 3 में इसका प्रोविज़न नहीं किया गया है। ये तो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 334 के अंतर्गत जो है संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। लेकिन जो है भाग 3 में आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे, ये 12 से 35 आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है। उसी में ये समता का अधिकार है 14 से 18, ठीक है, 14 से 18 में जो है समता की अधिकार की बात करता है ये आर्टिकल। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 71 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो राष्ट्रीय आपात के बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय आपात को 360 में से लागू किया जाता है, ठीक है, 352 में, सॉरी राष्ट्रीय 360 में तो वित्तीय आपात को प्रोविज़न किया गया है, 352 में जो है राष्ट्रीय आपात की बात की जाती है, सॉरी। तो फर्स्ट है कि यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकती है, ठीक है। और सेकंड है कि निर्देश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का राज्य में विस्तार हो जाता है। और थर्ड है कि राष्ट्रपति संघ के राज्य को वित्त के हस्तांतरण को समाप्त कर सकती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं जो राष्ट्रीय आपात के बारे में कहे गए हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति और जो है संसद की शक्तियाँ इनको प्राप्त हो जाती हैं जब राष्ट्रीय आपात होता है। लेकिन जो देखने को मिलेगा, जो विधानमंडल की जो विधायिका होती है वो निलंबित नहीं की जाती है, लेकिन वो जो संसद के अधीन हो जाती है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 72। इसमें कहा गया है कि विश्व भर के विभिन्न शहरों में यातायात संतुलन के मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक सूचकांक प्रकाशित करता है। तो फर्स्ट वाला है इंटरनेशनल रोड कांग्रेस, ठीक है। सेकेंड है कि यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी कोलेबरेशन और टॉम और हमारा डी है कि ब्रेक द रोड सेफ्टी चैरिटी। तो ये टॉम जो है ये इसके द्वारा जो है जारी किया जाता है यातायात संकुलन के मापन है। तो एक सूचकांक, तो इसका अगर देखने को मिलेगा तो इसमें जो है 56 देश शामिल हैं। इसमें 56 देशों में 403 शहर को शामिल किया गया है, ठीक है। और इसका जो है मुख्यालय देखने को मिलेगा एम्स्टर्डम में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 73 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मतलब सही है, तो ये बताना है। तो फर्स्ट वाला है कि मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। सेकंड है इन्हें संविधान द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड है कि संविधान में अंतः स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्यों को केवल एक बार संशोधित किया गया है। तो हमारा देखने को मिलेगा मूल अधिकारों के बारे में, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है और ये संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है। तो सेकेंड भी स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, ये अमेरिका से नहीं लिया गया है, ये आपको रूस से प्रेरित है, रूस के संविधान से। अमेरिका से तो मूल कर्तव्य मूल अधिकार जो है प्रेरित है, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, 2 और 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 74। इसमें कहा गया कि हाल ही में विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने कैल्सीनेड पेट कोक के आयात हेतु कोटा आवंटन की प्रक्रिया को अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में पेट कोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह कोयले के दहन के पश्चात प्राप्त कार्बन समृद्ध ठोस है पदार्थ है, ठीक है।
सेकेंड है पारंपरिक कोयले की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल है तथा अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी है। तो ये गलत है, ये मतलब पर्यावरण को अनुकूल नहीं है। ये बहुत उससे जो पारंपरिक कोयला होता है उसके जो प्रदूषण उससे होता है उससे लगभग ये 5 से 10 गुना जो है आपको देखने को मिलेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादा जो है उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। और फर्स्ट वाला भी गलत है क्योंकि ये कोयले के दहन के पश्चात नहीं प्राप्त होता है। ये जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चे तेल के परिष्करण के प्रक्रिया के द्वारा जो प्राप्त होता है कोयला, उसके बारे में बात करता है। वही तब ये इस कोयला पेट कोक का जो है होता है, निर्माण होता है और यही जो है यहाँ पर मतलब इंडिया में इसे आयात किया जाता है। और ये सबसे बड़ा आयातक की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया है और पेट कोक का। ठीक है, और सबसे बड़ा निर्यातक यूएसए है। ठीक है, तो हमारा जो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट 75 इसमें कहा गया है कि राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात सभी राज्यों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सेकेंड है कि समूहों में वर्गीकरण की व्यवस्था को फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर समाप्त कर दिया गया था। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि फजल अली आयोग था उसी के आधार पर इसे जो है समाप्त कर दिया गया था। और फर्स्ट वाला भी सही है क्योंकि इसमें 4 समूहों में वर्गीकृत किया था। पहले समूह में जो ब्रिटिश गवर्नर थे, ठीक है, उसके अधीन जो मतलब प्रांत थे, ए में उसमें किया गया था। और बी में आपको रियासतें शामिल थी। ठीक है, सी में जो ब्रिटिश भारत के अधीन क्षेत्र थे जिसमें उनके आयुक्त काम करते थे। ठीक है, आयुक्तों के अधीन था। और डी में आपको देखने को मिलेगा जो अंडमान निकोबार के अधीन क्षेत्र था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 76, इसमें कहा गया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, सेकेंड है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। और थर्ड है कि प्राधिकरण को भारत में चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करने और उनकी मान्यता वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। तो ये थर्ड वाला भी स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकेंड वाला गलत है। इसमें जो है जो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं उन्हीं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बोर्ड होता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये इसी के अंतर्गत आता है, एक सांविधिक निकाय भी है। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार किया जा सकता है। तो फर्स्ट है कि हाथ से मैला ढोने यानी मैनुअल स्क्वेंजिंग वालों से संबंधित मामले। ठीक है, सेकेंड है कि विमुक्त या घुमतू जनजातियों की समस्याओं से संबंधित मामले और स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामलों को इसमें, तो तीनों को इसमें शामिल किया जाता है जो मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, इसको जो है एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था, मानव संरक्षण एक्ट 1993 में, उसी के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, तो ये एक सांविधिक निकाय है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है 78, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, नए राज्यों के प्रवेश का गठन, थर्ड है कि संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन। तो देखो इसमें देखने को मिलेगा ये नए राज्य के प्रवेश और गठन का, तो इसमें जो है ये 368 के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता है। इसको साधारण बहुमत से ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और संसद में जो प्रतिनिधित्व में परिवर्तन होता है, इन दोनों को इसमें 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो है आधे राज्यों की भी आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, अनुमोदन की, तो उनकी विधानसभाओं से। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, इसमें कहा गया कि सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरे करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत किया गया है। तो फर्स्ट है मूल कर्तव्य, सेकेंड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार, और डी है हमारा कि 11वीं अनुसूची में। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, उसी के अंतर्गत जो आर्टिकल 45 है इसकी बात करता है। ठीक है, बाल्यावस्था में।
जो देख रेख होती है और शिक्षा को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मूल कर्तव्यों में वर्णित किए गए हैं। तो फर्स्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ठीक है। सेकेंड है कि राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों की सुरक्षा करना, और थर्ड है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना और उसकी रक्षा करना, ठीक है। फोर्थ है कि हमारा समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। तो देखो जो मूल कर्तव्य है इनको जो है समरसता और भ्रातृत्व की भावना, इसको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों की सुरक्षा करना ये भी शामिल है, और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना ये भी इसको शामिल है। लेकिन भारत नहीं 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 नहीं, ये सेकेंड वाला हमारा गलत है। ये जो स्मारकों की जो रक्षा की बात करता है, तो ये तो हमारा डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल जो 49 के अंतर्गत जो है सेकेंड वाला ये हमारा गलत है, सॉरी, मुझे फ्लो में थोड़ा सा याद नहीं रहा, सॉरी इसके लिए। और ये राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारकों को जो घोषित किया जाता है सुरक्षा के लिए, ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत है, जो आपको देखो डीपीएसपी का पार्ट है। लेकिन जो ये भारत की प्रभुसत्ता और एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना भी इसका जो है पार्ट है। तो हमारा 1, 3 और 4 स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसे जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसी के अंतर्गत आर्टिकल 51A में जो है इसे जोड़ा गया था। पार्ट 4A के 51A में ये जोड़ा गया था। और इसमें जो है पहले 10 ये जोड़े गए थे मूल कर्तव्य, उसके बाद जो है 11वां एक 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो इस समय 11 जो है हमारे मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है हमारा 81। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय या आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो फर्स्ट है ए वाला ऑप्शन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सेकेंड है कि समानता का अधिकार, सी है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और डी है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारा डी वाला ऑप्शन है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो हम लोग रिट जारी कर सकते हैं, रिट मतलब दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली, ठीक है। तो इसी को इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है हमारा 82। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र हैं। तो फर्स्ट है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में साधारणतया निवास कर रहा है, ठीक है। सेकेंड है कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और 2 वर्ष से भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो, ठीक है। थर्ड है कि पूर्ण आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जो पूर्व में भारत का नागरिक था वह 12 माह से भारत में साधारणतः निवास कर रहा है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट वाला भी सही है, लेकिन सेकेंड वाला हमारा गलत है, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है, तो हमारा सी वाला इस आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 83। इसमें कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रत्याभूत अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। प्रत्याभूत जो अधिकार हैं, ठीक है, जो स्वतंत्रता, धर्म के स्वतंत्रता के संबंध में है। तो इसमें फर्स्ट वाला है, इसमें किसी भी धर्म का पालन करने और ना करने शामिल के अधिकार शामिल है, ठीक है। सेकेंड है कि यह लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आरोपित सीमाओं के अधीन है, और सी है इसके तहत लोगों को धर्मांतरण हेतु सहमत करना भी शामिल है, और डी है कि धार्मिक मामलों में सहकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये देखो पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करता, यही हमारा गलत है, और ये सारे हमारे सही हैं, इनका प्रोविज़न इसमें किया गया है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें पूर्ण सुरक्षा नहीं प्राप्त है, क्योंकि कुछ उपबंध करके जो है ये मतलब सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया जाता है, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया या नरबलि हो गया। तो इन चीज़ों के लिए ये मतलब कानून बनाता है, ठीक है, तो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा 84। इसमें कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में कौन कौन से समितियों के अध्यक्ष थे, तो संघ शक्ति समिति, ठीक है, राज्यों के लिए समिति और संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियमन समिति। तो देखो प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष तो आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिले थे, ठीक है।
तो ये गलत है हमारा। और संघ शक्ति समिति, राज्यों की समिति और संघीय संविधान समिति, इन तीनों के आपको जवाहरलाल नेहरू देखने को मिले थे संविधान सभा में समितियों के अध्यक्ष। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 85 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है, इसे संसद के एकाधिकार वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। ठीक है सॉरी। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी अध्यक्ष होता है और 2 अनाधिकृत सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं। ठीक है, सी है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पदच्युत किया जा सकता है। और डी है कि हमारा CVC को अपने कार्य निष्पादन के संबंध में केंद्र सरकार की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती। तो ये गलत है। वार्षिक रिपोर्ट तो आपको देखने को मिलेगी, ये आप राष्ट्रपति को अपना जो है प्रस्तुत करते हैं ना, न कि केंद्र सरकार को। तो ये हमारा गलत है। और इसमें ये भी फर्स्ट वाला जो आपको बताएंगे तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि 2005 के एक्ट के अंतर्गत जो आपको देखने को मिलेगा ये इसको शामिल नहीं किया गया है था। ठीक है, ये 1964 में संतानम कमेटी के द्वारा बनाया गया था। सेकंड वाला भी सही गलत है इसका। ठीक है, लेकिन ये आपको सी वाला सही हो जाता है, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पदच्युत। नहीं, ये सेकंड, ये भी गलत है। ये सेकंड वाला सही है हमारा। ओ सॉरी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष और 2 अनाधिक सतर्कता आयुक्त होते हैं। मतलब एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं इसके। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 86। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की मंत्री स्तरीय समिति होती है और भारत अभी इस समिति का सदस्य नहीं है। तो ये गलत है, भारत इसका सदस्य है। अभी इसकी मीटिंग हुई थी जिसमें निर्मला सीतारमण ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। इसमें जो IMF के 189 सदस्य हैं उसमें से 24 देशों को शामिल किया जाता है और ये 3 वर्षीय जो एक समिति होती है। ठीक है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 87। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के भाग 3 के में निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, सेकंड है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड है कि मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर विभेद का प्रतिषेध का अधिकार। तो इसमें देखो सेकेंड और थर्ड तो हमारा इसमें शामिल है, क्योंकि जो है आपको आर्टिकल 15 के अंतर्गत आपको मूल वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध का अधिकार दिया गया है और 19 में वाक और अभिव्यक्ति का। ठीक है, तो इनको शामिल किया गया है। लेकिन प्रारंभिक क्षेत्र का अधिकार जो आर्टिकल 21A में इसका प्रोविज़न किया गया है, ये मतलब इसे विदेशी मतलब नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो दोनों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये गलत है। इसमें देखो हम बता दें आपको 5 आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। देखो एक तो आपको 15, 16 और उसके बाद 19 है और 29 और 30 है। ये 5 आर्टिकल जो है आपको भारतीयों को प्राप्त हैं, ना ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, इनको याद रखेंगे आप तो हम आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 88। इसमें कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करते हैं ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है कि ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए और ऐसी नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों निर्धारित करते हैं, DPSP के अंतर्गत ये तत्व निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 89। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र भारत यानी 1947 के प्रथम मंत्रिमंडल सदस्यों और उनके द्वारा धारित विभागों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रथम मंत्रिमंडल सदस्य हैं और धारित विभाग हैं तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा विभाग और वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण। तो तीनों के तीनों सुमेलित हैं। ये जो बाद में बनाया गया था जो प्रथम मंत्रिमंडल, ठीक है, उसमें ये मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपको देखने को मिलेंगे सूचना प्रसारण से मंत्रालय से संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय से ये अबुल कलाम आज़ाद और ये वैज्ञानिक अनुसंधान और विदेश मामले ये सब इनके पास थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पास। तो हमारा 1, 2 और तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा
इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि CIC को पहले एक कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया था और तत्पश्चात इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। सेकेंड है कि जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। और थर्ड है कि यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। तो देखो ये इसमें जो फर्स्ट वाला आपको स्टेटमेंट दिखाया गया है, तो इसमें जो सांविधिक निकाय का दर्जा प्राप्त किया गया है CIC को, तो ये तो हमको आपको देखने को मिलेगा हमारा ये गलत है, क्योंकि इसे कोई अभी सांविधिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। ठीक है। तत्पश्चात इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया, तो पहले ही इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। 2005 में जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में आया था, ठीक है, उसी के अंतर्गत इसे कार्यकारी पहले नहीं बनाया गया था। तो हमारा ये गलत हो गया और सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जाँच करते समय आयोग को सिविल न्यायालयों की शक्ति प्राप्त होती है। और थर्ड वाला जो है ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें कोई दोषी अधिकारी नहीं, दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा गलत है इसमें। तो हमारा ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट केवल इसमें सही है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण यानी पोस्को अधिनियम 2012 के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है। सेकेंड है कि यह आयोग बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें कम से कम 2 महिलाओं का सदस्य होना आवश्यक है। तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि ये बहुसदस्यीय निकाय है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा जो बहुसदस्य होते हैं इसमें मतलब 2 सदस्य तो आपको देखने को ही मिलेंगे, और उसके साथ साथ ये 6 सदस्य और मतलब एक अध्यक्ष होगा, उसके बाद 6 सदस्य होते हैं जिसमें 2 महिलाएं होंगी इसमें की 6 में की। ठीक है। तो ये बहुसदस्यीय एक निकाय है यानी 7 मेंबर बॉडी है, और ये पोस्को एक्ट के अंतर्गत नहीं बनाया गया था। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट आया था जो 2005 का। ठीक है। उसी के अंतर्गत इसे बनाया गया था। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया और ये एक सांविधिक निकाय है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 92। इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 150 दिन की रोजगार मजदूरी प्रदान करता है। ठीक है। सेकेंड है कि परियोजना में अभिनिर्धारण के लिए ग्राम पंचायतें उत्तरदायी है, जबकि सभी परियोजनाओं के सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए ग्राम सभाएं उत्तरदायी हैं। ठीक है। और थर्ड है कि इस योजना के लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिला होंगी जिन्होंने योजना के तहत कार्य में पंजीकरण कराया है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड भी सही है, क्योंकि 1/3 महिलाएं होनी चाहिए इसमें। और इसमें जो है जो पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतें, ये जो आपको परियोजनाओं में अभिनिर्धारण के लिए ग्राम पंचायतें उत्तरदायी हैं, लेकिन उसकी लेखा परीक्षा और सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए ग्राम सभाएं जिम्मेदार हैं। लेकिन इसमें देखो 150 दिन का कहा गया है, तो 150 दिन का न्यूनतम मजदूरी नहीं, 100 दिन की न्यूनतम रोजगारी दी जाती, मतलब रोजगार दिया जाता है 100 दिन के लिए। ठीक है। और ये न्यूज़ में का क्यों था, क्योंकि इसको देखने को मिला था इसमें 20 रुपये 1 अप्रैल 2020 से इसमें 20 रुपये की वृद्धि की थी, जिसकी अब मजदूरी 202 रुपये हो गई है। ठीक है, प्रतिदिन की। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसको भी आप लोगों को देखना है कि कब से कब एक्ट आया था, तो ये भी बताना है ये मनरेगा जो एक्ट आया था कब आया था, और इसे मतलब नरेगा एक्ट कब आया था, उसे मनरेगा में कब इंक्लूड किया गया था। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है हमारा, तो हमारा हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उपासना की स्वतंत्रता, सेकंड है कि राष्ट्र की गरिमा, थर्ड है कि प्रतिष्ठा की समानता, और राजनीतिक स्वतंत्रता। तो किसको जो है उद्देशिका में उपयुक्त जो मतलब संविधान की जो उद्देशिका है उपयुक्त में से कौन से उल्लिखित हैं। तो इसमें देखो जो आपको उपासना की स्वतंत्रता
और जो आपको देखने को मिलेगी प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है, इसको शामिल किया गया है। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्र की गरिमा, इन दोनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्र की गरिमा तो आपको मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है। तो 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, बी वाला। और आप लोगों के लिए आज होमवर्क ये है कि आप लोगों को लिखना है जो हमारा उद्देश्य यानी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को पूरा लिखना है कमेंट बॉक्स में। किसको किसको पता है और कितना मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप लोग उसको याद कर सकते हैं, कितनी ट्रिक हैं, आप लोगों को कितने लोगों को याद है, ये आप लोगों को लिखना है। क्योंकि देखो प्रस्तावना से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ लेते हैं, ठीक है, ये सिविल में। तो आपको प्रस्तावना तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको जो है उसमें जितने भी वर्ड हैं, कब उसमें संविधान में संशोधन किया गया, क्या क्या हुआ और क्या क्या प्रोविज़न है, कब उसे इनेक्ट किया गया, ये सब आप लोगों को उसमें बताना है, ठीक है। तो बताना है कि इसका पूरा, पहले तो आप डेफिनीशन लिखेंगे, पूरा प्रस्तावना लिखेंगे कि मतलब कौन कौन से प्रोविज़न हैं इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो संविधान संशोधन और परिणाम दिए हुए हैं। तो 61वां संविधान संशोधन, तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। सेकेंड है कि 86वां संविधान संशोधन, बालकों को शिक्षित करना और माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। और ये हमारा 52वां संविधान जो संशोधन था, तो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता का उपबंध। तो तीनों के तीनों ये सुमेलित हैं, क्योंकि 61वें में जो 61st जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 21 साल से जो है घटाकर उम्र जो कर दी गई थी 18 साल, ठीक है। और ये सेकेंड वाला भी सही है, क्योंकि बालकों की शिक्षा जो है ये आपको आर्टिकल 21 में इसको इंक्लूड किया गया था। और 52वां संविधान संशोधन जो दल बदल हुआ था 1985 में, ठीक है, दल बदल के लिए ये प्रोविज़न किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 95। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संसद द्वारा केवल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार के संशोधनों के लिए आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये गलत है, मूल अधिकार के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया जाता है। मूल प्रोविज़न जो मूल संविधान में संशोधन होता है, ठीक है, मूल अधिकारों में संशोधन होता है, उसके लिए विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वाला हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा 96। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग माता के भ्रूण में ऊर्ध्वाधर रूप से संचरित हो सकते हैं। तो जीका वायरस, इबोला, ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी HIV और रूबेला, ये तीनों के तीनों आपको देखने को मतलब चारों के चारों ये ऊर्ध्वाधर में शामिल हो सकते हैं। जैसे भ्रूणावस्था मतलब गर्भावस्था में भी हो सकते हैं ये, और मतलब जन्म के बाद भी हो सकते हैं। डॉक्टर के जो डॉक्टरी उपकरण में मतलब जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसमें भी हो सकते हैं। तो ये मतलब ऊर्ध्वाधर में आपको देखने को मिलते हैं ये वाले, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, चारों के चारों ये मतलब हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें कहा गया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि लोकपाल को किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होगी। सेकेंड है कि लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार साधनों में अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की व अधिग्रहण करने संबंधी प्रावधान नहीं है, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा सी ऑप्शन है कि हमारा प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है और लोकपाल द्वारा अंतिम शिकायतों पर विचार किया जा सकता है। लोकपाल द्वारा अनाम शिकायतों पर विचार किया जा सकता है, तो ये अनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये आपको प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया गया है कुछ प्रोविजनों को छोड़ के, ठीक है। जैसे विदेश मामले हो गए, संचार से हो गए, या मतलब सिक्योरिटी से संबंधित हो गए, इनको छोड़कर इसके अंतर्गत इसको लाया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री को भी लाया गया है, ठीक है। और ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो है कुर्की और संबंधी अधिग्रहण का प्रावधान नहीं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और स्वतः संज्ञान का अधिकार जो कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होगी, तो नहीं नहीं नहीं, स्वतः का संज्ञान की शक्ति इनको प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो हमारा सी इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है 98। इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 98 में कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी उद्देश्य
स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। तो केवल उद्देशिका में केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, उद्देशिका और राजनीतिक निर्देशक तत्व में, ना तो उद्देशिका में ना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सी वाला हमारा सही हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 99 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, तो बताना है। तो कौन कौन सी है, तो संसद की संप्रभुता, ठीक है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और संसद का आवधिक आवंटन, आवधिक विघटन। तो ये संसद का आवधिक विघटन ये इसके अंतर्गत जो शामिल नहीं किया गया है, इसको इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें निम्न सदन का विघटन होता है, ना कि संसद का। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है संसद की संप्रभुता, तो ये भी इसमें शामिल नहीं है कि संसदीय लोकतंत्र में ये नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे ब्रिटेन में तो संसदीय लोकतंत्र है, तो वहाँ तो देखने को मिलती है कि संसदीय प्रभुसत्ता, लेकिन भारत में ये संसदीय प्रभुसत्ता नहीं है। हमने ऐसा अब प्रोविज़न, जो कोई कठोर प्रोविज़न नहीं अपनाया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही सकता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व जो है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो सेकेंड बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में, जैसे जो आपको देखने को मिलेगा, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व है, बहुमत दल का प्राप्त सत्ता जो नेता होता है वो सत्ता का होता है। ठीक है, और जो आपको देखने को मिलेगा वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, ये भी जो है आपको संसदीय प्रणाली की विशेषता के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो फर्स्ट है कि अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे होते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि अधिकार बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। तो जो देखने को मिलेगा इसमें हमारा स्टेटमेंट, तो ये हम दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र में अधिकार होते हैं ये क्या होते हैं कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त या विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों में उचित दावे होते हैं, और बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा की भी बात करते हैं ये अधिकार। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। तो हमारे यहाँ 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। आई होप आप लोगों को ये अच्छा डिस्कशन लगा होगा। और हाँ, और एक क्वेश्चन मुझे और पूछना है, जो बहुत ही न्यूज़ में और चर्चा में है, क्योंकि जो लोकपाल के बारे में जो बताया गया है। ठीक है, तो लोकपाल का जो ही आपको लोकपाल के बारे में फिर पूरी डिटेल लिखनी है, जितनी भी पता है, क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहा है ये क्वेश्चन। मतलब अब बताओ, 2013 में लोकपाल बिल आया था और उसका गठन किया गया है अब। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये मतलब आज के जो 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इसमें से लगभग हमें 30 से 40 क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, जो मतलब आपकी पेपर में हमको देखने को मिलेंगे किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन है, आप लोगों को ज़रूर देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसको और अपने दोस्तों को भी दिखाना है इसको। ठीक है, और लाइक तो भाई बनता ही है, एक आप लोग लाइक तो दे ही सकते हैं, एक आप लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकते हैं हम। ठीक है, तो एक लाइक और 1 से 2 शेयर। ठीक है, ताकि जो है, वैसे भी आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एवरी गाइस। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, मैं भी आपके साथ वैसा भी कोलिब्रेट कर रहा हूँ जैसा आप लोग हमारे साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट जोश के साथ। ठीक है, आप लोगों के साथ। तो आज के लिए आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।